जरा सोचिए, वेनेजुएला एक ऐसा देश जो तेल से भरा हुआ है, जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार थी, अपना संविधान था और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ओपनली पूरे देश को गुलाम बना लिया। राष्ट्रपति मदुरो को बंदी बना लिया गया और देश के सबसे बड़े संसाधन पर नियंत्रण ले लिया। और मजेदार बात यह है कि ये कोई नई कहानी नहीं थी, बल्कि एक दोहराया हुआ पैटर्न था। लेबनान, सीरिया, इराक, लीबिया और ना जाने कितने ही देश इसी रास्ते से गुजरे हैं। While Trump's record of attacks is stark, it's also in line with American history. After all, this is what US presidents do. Regime change. It's the United States attempted regime change 70 times during the Cold War. 70 times. कहीं सीधे सैन्य हमला हुआ, कहीं मिलिट्री ने कू कर दिया। The Iraq War is one of the most controversial wars since 9/11, unquestionably. The Iraq War has had a massive impact on how military interventions are perceived. कहीं सरकारों का तख्ता पलट हो गया। Protesters were inside the parliament compound itself. That's when all hell broke loose. और कहीं सैंक्शन से पूरे देश को तोड़ दिया गया। तरीका अलग रहा होगा, लेकिन नतीजा एक ही रहा। जो देश अमेरिकी हितों के रास्ते में आया, वो तबाह हो गया। लेकिन इस पूरी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो इस पैटर्न के बाहर खड़ा दिखता है। एक छोटा सा देश जो दुनिया के नक्शे पर लगभग गुमनाम सा है, जो दशकों से प्रतिबंधों से घिरा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर है और रोज अपने अस्तित्व के लिए जूझता भी है। वही देश आज अमेरिका के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका है जिसे निकालना आसान नहीं है। उस देश का नाम पता है क्या है? उत्तर कोरिया। 오늘은 당당한 정치 군사 강국으로 전변되었으며 우리 인민은 그 누구도 감히 건드릴 수 없는 자주적 인민으로 존엄떨치고 있습니다. ऐसे एक तानाशाही शासन ने अपनी जिद, अपनी चालाकी और अपने दृढ़ निश्चय से अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो चाह के भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ भी नहीं। 우리는 미국의 핵 위협으로부터 우리 자신을 지키기 위하여 막강한 핵을 보유한 이상 전면 전쟁에는 전면 전쟁으로, 핵 전쟁에는 우리식의 핵 타격전으로 주저없이 맞대응할 것이며। सवाल ना बहुत सीधा सा है। अगर अमेरिका इतना ताकतवर है, अगर वो वेनेजुएला कर सकता है, वो सीरिया कर सकता है, लीबिया कर सकता है और इनके जैसे दर्जनों और घटनाएं कर चुका है, तो उत्तर कोरिया पर हाथ डालने से डरता क्यों है? उत्तर कोरिया ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर आज सिर्फ धमकियों, सैंक्शंस और बयानबाजी तक सीमित रह गई है? North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. There needs to be some appropriate punishment for the North Koreans for doing this. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. ये ना कोई साधारण कहानी नहीं है, ना ही किसी हीरो या विलन की कहानी है। ये कहानी है उस एक ऐसे फैसले की जिसने उत्तर कोरिया को सीरिया, लेबनान या वेनेजुएला बनने से रोक दिया। 우리는 제국주의자들의 핵 위협이 계속되는 한 경제 건설과 함께 핵무력 건설을 절대 불변의 노선으로 틀어지고 핵 억제력을 더욱 옥석같이 다져 나가야 합니다. ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक छोटे से देश ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और सबसे अहम सवाल यही है कि इस पूरी कहानी से भारत को क्या सीखना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि आखिर क्यों अमेरिका और उत्तर कोरिया आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं और इसके बावजूद अमेरिका आज तक नॉर्थ कोरिया का बाल भी बांका नहीं कर पाया है। हमें इसे समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में जापान हार गया था और जापान करीब 35 साल से कोरिया के ऊपर राज कर रहा था। जैसे ही जापान हटा, कोरिया टेक्निकली आजाद हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कोरिया के फ्यूचर को लेकर कोई साफ प्लान मौजूद नहीं था। उस वक्त दुनिया दो बड़े कैंप्स में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त थे और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसके साथी थे। दोनों को डर यह था कि अगर कोई नया देश पूरी तरीके से दूसरे कैंप के इन्फ्लुएंस में चला गया तो ये उनके डोमिनेंस के लिए खतरा बन जाएगा। कोरिया स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। ये चाइना, सोवियत यूनियन और जापान के बीच में स्थित था। लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही नहीं चाहते थे कि कोरिया पूरी तरीके से दूसरे के कंट्रोल में चला जाए। इसी जल्दबाजी और पावर स्ट्रगल में 1945 में स्टालिन और रूजवेल्ट ने बिना कोरिया की जनता और लीडर से बात किए
आपस में ही फैसला कर लिया, जिसके मुताबिक कोरिया को एक स्ट्रेट लाइन के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इस लाइन को 38th पैरेलल कहा गया। 38th पैरेलल के ऊपर का हिस्सा सोवियत यूनियन के कंट्रोल में चला गया और 38th पैरेलल के नीचे का हिस्सा अमेरिकन कंट्रोल में चला गया। उस समय कहा गया था कि ये व्यवस्था टेम्परेरी है, बाद में पूरे कोरिया में इलेक्शंस होंगे, एक चुनी हुई सरकार बनेगी और कोरिया फिर से एक हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से में यानी कि नॉर्थ कोरिया में सोवियत यूनियन की मदद से कम्युनिस्ट सरकार बन गई, जिसको तनहा किम इल संग लीड कर रहे थे। वहीं नीचे वाले हिस्से में यानी कि दक्षिणी कोरिया में अमेरिका की मदद से स्यांगमैन री की सरकार बनी। दोनों तरफ भले ही सेम डीएनए के लोग थे, लेकिन सोच अलग थी, सिस्टम अलग था और बाहर से सपोर्ट देने वाली ताकतें भी अलग थी। और मजेदार बात देखिए, लेट 1940s में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के मुकाबले कहीं ज्यादा समृद्ध और ताकतवर बन चुका था। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया के पास इंडस्ट्रीज थी, पावर प्लांट्स थे, फैक्ट्रीज थी, और वहीं साउथ कोरिया उस समय ज्यादातर एग्रीकल्चर था और पॉलिटिकली अनस्टेबल भी था। सोवियत यूनियन और चाइना की मदद से नॉर्थ कोरिया ने तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की थी। एक लो बेस से शुरू करके नॉर्थ कोरिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट और रिपोर्टेड ग्रोथ कई सालों तक साउथ कोरिया से बहुत ज्यादा था। लेकिन यह सिचुएशन 1950s के बाद पूरी तरीके से बदल गई। जैसे जैसे कोल्ड वॉर तेज हुआ, कोरिया एक पावर टसल का मैदान बनता चला गया। अब यह सिर्फ 2 कोरियन गवर्नमेंट्स का झगड़ा नहीं था, यह अमेरिका और सोवियत यूनियन की प्रॉक्सी फाइट बन चुका था। और इसी टेंशन का रिजल्ट था कोरियन वॉर। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था और अमेरिका ने इसको सिर्फ कोरिया का मामला नहीं माना। अमेरिका को डर था कि अगर यहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जीत गई तो ये पूरे एशिया में डोमिनो इफेक्ट पैदा कर देगी, यानी एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री कम्युनिस्ट कैंप में चली जाएगी। और इसीलिए अमेरिका सीधे युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। The forces of the United Nations are in Korea to put down an aggression that threatens not only the whole fabric of the United Nations, but all human hopes of peace and justice. If the United Nations yields to the forces of aggression, no nation will be safe or secure. If aggression is successful in Korea, we can expect it to spread throughout Asia and Europe and to this hemisphere. अमेरिका ने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब कुछ मैदान में उतार दिए। 3 साल तक चले इस युद्ध में जमीन पर जितनी लड़ाई हुई उससे कहीं ज्यादा तबाही हवा से हुई। अमेरिकन एयरफोर्स ने उत्तरी कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा बॉम्बिंग्स की थी। आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर 6 लाख टन से ज्यादा बम गिरा दिए थे। और यह आंकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर गिराए गए बॉम्ब से भी ज्यादा आंकड़ा है। इन बॉम्बिंग्स में नापाम जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था, जो बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते थे। और ये बॉम्ब्स केवल आर्मी कैंप्स पर नहीं गिरे थे, उत्तरी कोरिया के लगभग हर बड़े शहर को निशाना बनाया गया था। कैपिटल प्योंगयांग, हमहंग, वॉनसोंग जैसे शहर पूरी तरीके से तोड़ दिए गए थे। कई स्थानों पर 80 से 90% बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी थी। लेकिन असली डैमेज केवल बिल्डिंग गिरने से नहीं हुआ था। अमेरिका ने जानबूझकर जरूरी चीजों को टारगेट किया था। पानी रोकने वाले बांध उड़ाए गए थे ताकि बाढ़ आ जाए। बिजली बनाने वाले प्लांट्स को तबाह कर दिया गया था ताकि पूरा सिस्टम बंद हो जाए। रेल की लाइंस और पुल तोड़ दिए गए थे ताकि खाना और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया ही ना जा सके। जब बांध टूटे तो बाढ़ आई, बाढ़ से खेत खराब हो गए, खेत खराब हुए तो खाने की कमी हो गई, बिजली चली गई तो पीने के पानी की सप्लाई भी रुक गई और इसके बाद भुखमरी और बीमारियां फैलने लगी। धीरे धीरे फैमिन और डिजीज ने पूरे नॉर्थ कोरिया को जकड़ लिया। 3 साल की इस लड़ाई के अंत तक नॉर्थ कोरिया के पॉपुलेशन का करीब 12 से 15% हिस्सा मर चुका था। इनमें सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, विमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली सिटीजन्स, इनकी भी बहुत बड़ी संख्या थी। Over 1 million people died. Though the US never used nuclear weapons, it was a threat North Korea never forgot. यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने लगभग पूरे नॉर्थ कोरिया को बर्बाद कर दिया था और आखिरकार 1953 में लड़ाई रोकी। लेकिन युद्ध खत्म यहां पर नहीं हुआ क्योंकि कोई पीस डील हुई ही नहीं थी, सिर्फ सीज फायर हुआ था। और इसका मतलब यह था कि टेक्निकली अमेरिका और उत्तर कोरिया आज भी वॉर की स्टेट में मौजूद हैं। इसके बाद साउथ कोरिया में अमेरिकन सैनिक परमानेंट तौर पर तैनात कर दिए गए, वहां मिलिट्री बेसिस बनाए गए, एडवांस्ड वेपन्स डिप्लॉय किए गए और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नियमित रूप से होने लगी। नॉर्थ कोरिया के लिए साफ साफ मैसेज था कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, दुश्मन उनके सामने ही खड़ा है। और इसी पॉइंट के बाद नॉर्थ कोरिया ने
खुद को धीरे धीरे दुनिया से आइसोलेट करना शुरू कर दिया। बॉर्डर्स टाइट कर दिए गए, इंफॉर्मेशन फ्लो बंद कर दिया गया, स्टेट कंट्रोल बढ़ता गया और यहीं से नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप मजबूत होती चली गई। नॉर्थ कोरिया की रूलिंग लीडरशिप ने अमेरिका के खतरे को दिखाकर अपनी सत्ता को जस्टिफाई किया, लेकिन साथ ही युद्ध के बाद उत्तरी कोरिया ने एक बहुत ही साफ साफ बात समझ ली थी, और वो बात ये थी कि अमेरिका हर मुमकिन कोशिश करेगा कि नॉर्थ कोरिया को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका से डायरेक्ट पंगा ले लिया था। और ये डर नॉर्थ कोरिया को ऐसे ही नहीं लग रहा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए, उत्तर कोरिया का यह मानना कि अमेरिका उसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगा, यह ना किसी एक घटना पर आधारित नहीं था। यह सोच कई दशकों में बनी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद उत्तर कोरिया ने बहुत साफ तरीके से देख लिया था कि अमेरिका किस तरीके से पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बन चुका था और किस तरीके से वो अपनी मिलिट्री की ताकत और अपनी इकोनॉमी का इस्तेमाल दूसरे देशों के इंटरनल मामलों में सीधा दखल देकर कर रहा था। अमेरिका सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो सरकारें बदल रहा था, वो देशों की पॉलिसीज तय करवा रहा था, वो रिसोर्सेज पर कंट्रोल ले रहा था। जहां भी किसी देश की सरकार ने अमेरिकन इंटरेस्ट से टकराने की कोशिश की, वहां इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी गई, कई बार खुले तौर पर और कई बार पर्दे के पीछे। ये दखल हर बार टैंक्स और सोल्जर्स के रूप में नहीं आता था, कई जगह कू के जरिए होता था, कई जगह इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर और कई जगह फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करके, कई जगह इंटरनल अनरेस्ट को हवा दी जाती थी और कई जगह प्रॉक्सी वॉर्स करा दी जाती थी। तरीका बदलता रहता था, लेकिन पैटर्न एक जैसा चलता रहता था। 1953 में ईरान इसका सबसे शुरुआती और सबसे साफ एग्जाम्पल बना। ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोजाद्देक। उन्होंने तेल के उद्योग को ना नेशनलाइज कर दिया। इसका साफ साफ मतलब यह था कि ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज को डायरेक्ट नुकसान होगा। इसके बाद CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक प्लान्ड ऑपरेशन चलाया। मीडिया मैनिपुलेशन हुआ, प्रोटेस्ट कराए गए, सेना का इस्तेमाल किया गया, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और शाह दोबारा से सत्ता में बिठा दिया गया, जो पूरी तरीके से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में काम करता था। इससे ना एक बात तो साफ हो गई थी, इलेक्शन और डेमोक्रेसी किसी देश को नहीं बचाते हैं अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। 1954 में गुतेमाला में यही पैटर्न दोबारा दोहराया गया। वहां की सरकार ने लैंड रिफॉर्म शुरू कर दिए थे, जिससे अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के बिजनेस इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे थे। अमेरिका ने उस सरकार को कम्युनिस्ट थ्रेट कहना शुरू कर दिया। CIA बैक्ड कू हुआ, सरकार गिरा दी गई। इसके बाद गुतेमाला कई दशकों तक वायलेंस, इंस्टेबिलिटी, डिक्टेटरशिप इन्हीं के बीच में फंसा रहा। संदेश साफ था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट खतरे में आते ही सरकार हटा दी जा सकती है। 1960 में अफ्रीका के कॉन्गो में यही कहानी दोबारा सामने आई। कॉन्गो रिसोर्सेज से भरा हुआ देश था, वहां कॉपर, यूरेनियम और दूसरे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स थे। कॉन्गो के प्रधानमंत्री पेट्रिस लुमुम्बा, उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश की। अमेरिका और उसके अलाइज को डर था कि कॉन्गो सोवियत की तरफ झुक सकता है। कुछ ही महीनों में लुमुम्बा को सत्ता से हटा दिया गया और बाद में उनकी हत्या करा दी गई। इसके बाद कॉन्गो में ना अमेरिका समर्थित शासन आया, जिसने देश को दशकों तक कंट्रोल किया। यानी जिसके रिसोर्सेज और लोकेशन जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इंटरफेरेंस उतना ही ब्रूटल होगा। सेम ऐसा ही ना आज वेनेजुएला में हुआ है। अगर हम 1961 में 1961 में चले जाए ना, तो क्यूबा में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ था। फिदेल कास्ट्रो ने अमेरिका समर्थित सरकार को हटाकर सत्ता संभाल ली थी। अमेरिका ने सीधे इन्वेजन की कोशिश की। भले ही ऑपरेशन फेल हो गया हो, लेकिन इससे यह बात साबित हो चुकी थी कि अमेरिका रिजीम चेंज के लिए डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। 1960-1960 में वियतनाम युद्ध चलता है। अमेरिका ने वहां सालों तक युद्ध लड़ा, बड़े पैमाने पर बॉम्बिंग हुई, लाखों लोगों को मार दिया गया, पूरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। यह युद्ध इस बात का उदाहरण था कि अगर अमेरिका किसी देश को अपने ग्लोबल प्लान्स के रास्ते में ऑब्स्टेकल मान ले, तो अमेरिका उस देश में डिस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद लैटिन अमेरिका में भी यही पैटर्न खुलकर सामने आया। 1973 में चिली में सैल्वाडोर अलेंडे की सरकार गिरा दी गई। अलेंडे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, लेकिन अमेरिका को यह मंजूर नहीं था कि चिली में कोई सोशलिस्ट लीडर सत्ता में रहे। पहले इकोनॉमिक प्रेशर डाला गया, फिर स्ट्राइक्स और फिर अनरेस्ट को बढ़ाया गया। आखिरकार मिलिट्री कू हुआ, अलेंडे मार दिए गए और उसके बाद एक अमेरिका समर्थित रिजीम सत्ता में आ गई। कोल्ड वॉर के दौरान एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सभी कॉन्टिनेंट्स में दर्जनों ऐसे केसेस सामने आए। अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम दिए गए। कहीं कू कह दिया गया,
कहीं अपस्ट्रिंग कह दिया गया, कहीं रेवोल्यूशन कह दिया गया। लेकिन इन सब के पीछे ना रियलिटी बस एक ही थी, जहां अमेरिकन इंटरेस्ट्स को खतरा दिखा वहां देश डिस्टेबलाइज हुआ। इस पूरे दौर में एक और चीज भी साफ थी, अमेरिका अपने एक्शंस को हमेशा मॉरल और जस्टिफाइड बताकर पेश किया करता था। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स ये लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में डिसीजन पावर और कंट्रोल के आधार पर लिए जाते थे। 1970s तक आते आते उत्तर कोरिया के लीडरशिप के लिए ना ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था कि अगर अमेरिका को दोबारा मौका मिला तो उत्तर कोरिया को फिर से तबाह करने की कोशिश की जाएगी। कोरियन युद्ध में ये हो चुका था, दोबारा मौका मिलेगा तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। नॉर्थ कोरिया ने ये मान लिया था कि सर्वाइवल सिर्फ एक ही चीज से तय होगा, शक्ति। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने बिना किसी रिसोर्सेज के अमेरिका की नाक के नीचे वो कर दिखाया जिसकी कल्पना खुद अमेरिका ने नहीं की थी। देखिए, जब नॉर्थ कोरिया इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उसका सर्वाइवल सिर्फ ताकत पर टिका हुआ है, तब उसके सामने अगला सवाल बहुत सीधा था। ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो अमेरिका जैसे देश को हमला करने से रोक दे? सिर्फ सेना बढ़ा लेना काफी नहीं था, सिर्फ टैंक, सैनिक या तोप भी काफी नहीं थी। उत्तरी कोरिया ये सब पहले ही देख चुका था कि वियतनाम जैसे देशों में बड़ी सेना होने के बावजूद अमेरिका ने क्या कहर किया था। और यहां से नॉर्थ कोरिया ने एक बात समझ ली थी कि अमेरिका को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसको रोका जरूर जा सकता है। और उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, हमला करने की कीमत इतनी ज्यादा कर दो कि अमेरिका खुद पीछे हट जाए। और यहीं से नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप इस फैसले पर पहुंची कि अगर देश को अमेरिका के हस्तक्षेप से बचाना है तो उसे खुद परमाणु हथियार बनाने होंगे। नॉर्थ कोरिया के शासकों ने साफ साफ कह दिया था कि जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है वो अमेरिका से सुरक्षित नहीं रह सकता है। In reaction to the American nuclear threat, North Korea's president, Kim Il-sung, began pursuing his own nuclear program. 1950년대에도 김일성이 동유럽 순방하고 또 소련 순방할 때 소련의 핵 기지를 방문해서 그것을 보는 그 동영상을 저는 본 적이 있는데. और इस सोच की नींव 1960 के दशक के शुरुआत में ही रख दी गई थी। North Korean leader Kim Il-sung reached out to China for help. He met with Chinese leader Mao Zedong, who had presided over a $2 billion program to build China's own nuclear bomb. China rejected the overture. Undeterred, North Korea turned to the Soviet Union. उस समय उत्तरी कोरिया ने सोवियत यूनियन के साथ रिश्ते मजबूत किए थे। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन अपने करीबी देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा था और इसी दौरान नॉर्थ कोरिया को भी सपोर्ट मिला था। 1960 के दशक में नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन की मदद से अपना पहला रिसर्च रिएक्टर क्रिएट किया। North Korea installed its first research reactor at Yongbyon, north of the capital Pyongyang. It wasn't big enough to produce nuclear weapons, but it was a start. बाहर से ये कहा गया कि यह बिजली की रिसर्च के लिए है, लेकिन असली मकसद परमाणु तकनीक को समझना था। और इसी समय नॉर्थ कोरिया के वैज्ञानिकों को मॉस्को और दूसरे सोवियत संस्थानों में ट्रेनिंग दी गई। उन्हें रिएक्टर चलाना, फ्यूल संभालना और न्यूक्लियर साइंस की प्रैक्टिकल जानकारी मिली यहाँ पर। यानी शुरुआत से ये प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन नहीं था। North Korea diplomat Yeon Ho-jin, who doubled as a spy, was based in Vienna. He had no trouble gathering from various European countries the plans and components needed to build the bigger reactor at Yongbyon. North Korea acquired declassified British designs for its reactor. 1970s का दशक आते आते हालात बदलने लग गए। चाइना और अमेरिका के रिश्ते सुधरने लग गए। सोवियत यूनियन खुद अंदरूनी परेशानियों में फंसने लग गया। The Soviet Union collapsed. The Iron Curtain had fallen. As President Gorbachev handed power over to his successor Boris Yeltsin, North Korea lost its most important ally that had sustained it for nearly half a century. उत्तरी कोरिया ने ये बात साफ देख ली थी कि आगे चलकर कोई भी बड़ी ताकत हमेशा उसके साथ खड़ी नहीं रह पाएगी। और इस बात का मतलब साफ था, अब अपनी सुरक्षा खुद बनानी होगी। 사회주의권이 붕괴되는 과정에서 엄청난 충격을 받았다. 그것은 결국 북한이 독자적으로 자신들의 체제 유지를 위해서 뭔가를 해야 되는 그 상황에서 핵이라고 하는 것이 북한을 지켜줄 수 있는 보검이다. 북한식 표현을 하면 김정은 위원장도 또는 북한 체제도
굉장히 위태롭거나 붕괴될 수밖에 없다는. और इसी दौर में नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया। उसने योंगबियोन जैसे दूर दराज इलाकों में न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनानी शुरू कर दी और इन जगहों को बहुत सोच समझकर चुना गया था। ये इलाके पहाड़ों से घिरे हुए थे, दूर थे और यहाँ निगरानी करना बहुत मुश्किल था। फैसिलिटीज को जमीन के नीचे, पहाड़ों के अंदर और कई लेयर्स में बनाया गया था ताकि किसी भी हमले का असर कम से कम हो। धीरे धीरे अमेरिका की खुफिया एजेंसीज को इस एक्टिविटी की भनक लगने लगी। अमेरिका को समझ में आ गया कि उत्तरी कोरिया सिर्फ बिजली की बात नहीं कर रहा है बल्कि एटम बॉम्ब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Academic paper published in the United States regarding North Korea's nuclear weapon program. The title was North Korea. The next nuclear nightmare. Before then, general public didn't know what's happening in North Korea. इसके बाद अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। चेतावनी दी गई, धमकियां दी गई, कहा गया कि अगर प्रोग्राम नहीं रोका गया तो युद्ध होगा। लेकिन इस बार नॉर्थ कोरिया ने सीधी टक्कर नहीं ली। उसने एक चालाक रास्ता चुना, बातचीत और समय खींचने की रणनीति। जब भी दबाव बढ़ाया जाता तो नॉर्थ कोरिया बातचीत के लिए तैयार हो जाता। North Korea again diffused some of the tension by promising concessions. Specifically, North Korea agreed that within 60 days it will shut down and seal all operations at the primary nuclear facilities it has used to produce weapons-grade plutonium. It has agreed to allow international inspectors to verify and monitor this progress. समझौते होते, निरीक्षण की इजाजत दी जाती, कुछ जगहों पर काम अस्थायी रूप से रोक दिया जाता, यानी कि दुनिया को यह दिखाया जाता कि प्रोग्राम फ्रीज हो गया है। North Korea did allow the International Atomic Energy Agency in to inspect its nuclear facility, but blocked access to crucial areas of the plant. Our position to that issue is clear and unchanged. DPRK will never allow inspection on two sites. What they did was essentially decide to hide things from the inspectors. लेकिन असल काम जमीन के नीचे चलता रहा। जो जगह दिखाई जाती थी वो सेकेंडरी थी। असली रिसर्च टनल्स के अंदर चल रही थी। मशीनें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती थी। वैज्ञानिक अलग अलग लोकेशंस पर काम कर रहे थे। नेगोशिएशंस केवल नॉर्थ कोरिया के लिए समय खरीदने का तरीका बन चुके थे। Despite signing the deal, North Korea continued to develop its bomb in secret. जैसे जैसे ये खेल चलता गया, अमेरिका का गुस्सा बढ़ता गया और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के ऊपर सीधे हमले की बातें शुरू कर दी गई। North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. There needs to be some appropriate punishment for the North Koreans for doing this. लेकिन इससे बचने का उपाय नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ही मौजूद था। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की रेंज में थी। इसका मतलब साफ था कि किसी भी हमले का जवाब साउथ कोरिया को भारी नुकसान के रूप में मिल सकता था और अमेरिका इस बात को बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके एक फैसले की वजह से उसके एक साथी देश की तबाही कर दी जाए और इसी वजह से हमला बार बार टलता रहा और इस गैप का फायदा उठाकर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर दिया। पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल, फिर मीडियम रेंज और फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई गई। हर टेस्ट से डेटा बनाया गया, हर फेलियर को एनालाइज किया गया, डिजाइन सुधारे गए और ये कोई अचानक से मिली हुई सफलता नहीं थी बल्कि सालों की स्लो और मैथोडिकल प्रोसेस से निकली हुई सफलता थी। 1990s में जब सोवियत यूनियन टूट गया तब नॉर्थ कोरिया की इनसिक्योरिटी और बढ़ गई, उसके इकोनॉमिक हालात और खराब हो गए, फैमिन आया, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुका। उल्टा इसे सर्वाइवल टूल की तरह देखा जाने लगा और इसी दौरान नॉर्थ कोरिया ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया है। एग्रीमेंट्स हुए, स्टेटमेंट्स दिए गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह इंप्रेशन दिया गया कि प्रोग्राम फ्रीज कर दिया गया है। 우리는 필요한 만큼 핵무기를 생산할 것이지만 핵군비 경쟁에 참가하거나 핵무기를 필요 이상으로 과잉 생산하지 않을 것이며 다른 핵 보유국들과 동등한 입장에서 국제적인 핵군축 노력에 참가할 것이다. लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। न्यूक्लियर रिसर्च पूरी तरीके से बंद नहीं हुई थी, बस विजिबल हिस्से को हाइड कर दिया गया था। लेकिन किसे पता था कि रियलिटी अलग थी। और इतने सारे जांच और प्रोसेस से निकलने के बाद नॉर्थ कोरिया ने 2006 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। यह टेस्ट सिर्फ वेपन टेस्ट नहीं था, यह सिग्नल था अमेरिका, साउथ कोरिया और पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल कि अब नॉर्थ कोरिया सिर्फ थ्योरी पर नहीं
कैपेबिलिटी पर पहुंच चुका है। 나라 전체 인민이 사회주의에 강성되고 건설해서 일대 비약을 창조해 나가는 벅찬 시기에 우리 과학연구 부문에서는 주체 95 2006년 10월 9일 지하 핵시험을 안전하게 성공적으로 진행하였다। और इसके बाद भी न्यूक्लियर टेस्ट, मिसाइल टेस्ट जारी रहे। हर टेस्ट के साथ कैपेबिलिटी बढ़ती गई, मिसाइल रेंज बढ़ती गई, एक्यूरेसी बेहतर होती गई, वॉरहेड डिजाइन इंप्रूव होते गए। 우리 과학자 기술자들의 요구에 따라 공화국의 자위적 해외 억제력을 백방으로 강화하기 위한 조치의 일환으로 주체 98 2009년 5월 25일 또 한 차례의 지하 핵 시험을 성과적으로 진행하였다. इवन अब तो नॉर्थ कोरिया ऐसी मिसाइल्स डेवलप कर चुका है जो यूएस मेनलैंड तक पहुंच सकती हैं। My jaw just dropped. I was stunned to see what looked like hundreds and hundreds of centrifuges lined up, two at each, at 3 different locations. It was just stunning. In a clean facility, modern facility, looking down, I said, oh my God, they actually did what they said they were going to do. यानी कि अमेरिका का नॉर्थ कोरिया के अंदर एक गलत कदम उसके कई सिटीज को बर्बाद कर सकता है। नॉर्थ कोरिया भले एक वीक आइसोलेटेड कंट्री नहीं रहा जिसे आसानी से टॉपल किया जा सके, लेकिन अब वो एक ऐसी कंट्री बन चुका था जिस पर हमला करने का मतलब था रीजनल या ग्लोबल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट। और अमेरिका के पास केवल सैंक्शंस का ऑप्शन बचा था, डिप्लोमेटिक प्रेशर का ऑप्शन बचा था, थ्रेट्स का ऑप्शन बचा था। These launches are provocative. They're a violation of North Korea's obligations internationally. Its nuclear and missile programs are a threat to not only the ROK, but to Japan, other allies in the region, partners in the region, and to the United States. लेकिन नॉर्थ कोरिया तो ऑलरेडी काफी आइसोलेटेड था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा इन चीजों से। अमेरिका भी अब समझ चुका था कि नॉर्थ कोरिया उसके लिए एक ऐसा सिरदर्द बन चुका है जिसे ताकत से खत्म करना आसान नहीं है, और इसी रियलाइजेशन के बाद रिलेशन सुधारने की कोशिशें भी की गई, जो कि आगे चलकर ऑब्वियसली फेल हो गई। लेकिन यहां पर यह बात क्लियर हो चुकी थी कि वो देश जो अमेरिका से टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, मिलिट्री के मामले में उसका 1% भी नहीं था, जिस देश की अमेरिका के सामने कोई हैसियत नहीं थी, उस देश ने यह बात साबित कर दी थी कि अमेरिका चाहकर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब देखिए, किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया कोई सही कंट्री तो है नहीं। ये कंट्री पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है और इसमें हजारों बुराइयां हैं। लेकिन ये कहानी किसी हीरो या विलेन की नहीं है। ये नॉर्थ कोरिया में क्या सही है, क्या गलत है, उस बात की भी कहानी नहीं है। ये कहानी केवल इस बात की है कि कैसे नॉर्थ कोरिया के एक फैसले ने उसे लेबनान, सीरिया और वेनेजुएला बनने से रोक दिया। देखिए, ये कहानी ये नहीं कहती कि भारत को उत्तर कोरिया के जैसा बनना चाहिए। ये कहानी केवल ये बताती है कि दुनिया आदर्शों पर नहीं चलती, दुनिया ताकत के संतुलन पर चलती है। एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। किसी भी देश में पहले हार्ड पावर आएगी, उसी के बाद वो सॉफ्ट पावर बन पाएगा। इन दोनों पावर्स के अलावा ना मॉरल पावर नाम की कोई चीज नहीं होती, जिसका चूर्ण भारतीयों को नेहरू टाइम से बेचा जा रहा था। और जो देश इस सच्चाई को नजरअंदाज करता है, वो देर या सवेर इसकी कीमत चुकाता है, जैसे 1962 में चीन युद्ध के टाइम पे भारत ने चुकाई थी। इसी वजह से सबसे अहम सवाल अब ये है कि इस पूरे मामले में भारत को आखिर क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत की स्थिति उत्तर कोरिया जैसी नहीं है। भारत एक खुला समाज है, एक लोकतंत्र है और दुनिया से जुड़ा हुआ देश है। हर पैमाने पर भारत उत्तर कोरिया से बेहतर स्थिति में है। लेकिन यही जो बात है ना, ये भारत को आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत उद्योग, तकनीक, अंतरिक्ष, रक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। और यहां पर सबसे अहम बात बताए क्या है? सबसे अहम बात यह है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। भारत अपने फैसले अपने हितों को देखकर ले रहा है, ना कि अपने गुट को देखकर। और यही स्वतंत्र फैसले लेने की आदत इतिहास में कई बार बड़ी ताकतों को असहज करती रही है। जो देश अपने रास्ते खुद तय करता है, वही धीरे धीरे दबाव का सामना करता है। यह मान लेना कि भारत हमेशा सुरक्षित रहेगा, यह एक भ्रम होगा। भारत में भी माहौल बदलने की कोशिशें होती रही हैं। कभी तानाशाही बनाम लोकतंत्र की बहस, कभी समाज को बांटने की कोशिश और कभी बाहर से असर डालने की कोशिश। भारत इतना बड़ा और जटिल देश है कि यहाँ सीधे सत्ता पलट देना ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दबाव नहीं बनाया जा सकता। दबाव के तरीके बस बदले जा सकते हैं। इससे सबसे पहला सबक तो ये निकलता है कि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में भरोसे की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। आज जो देश आपके साथ खड़ा हुआ दिखता है,
वही कल अपने फायदे के हिसाब से रुख बदल लेगा। इतिहास यही दिखाता है, कागज पर लिखे हुए समझौते और बड़े बड़े वादे तभी तक टिकते हैं जब तक उनके पीछे ताकत होती है। ताकत कमजोर हुई तो वादे भी कमजोर पड़ जाते हैं। फिर दूसरा बड़ा सबक वो रक्षा से जुड़ा हुआ है। रक्षा को कभी भी दूसरी प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। मजबूत सेना, आधुनिक हथियार और डर ये पैदा करने की क्षमता कोई शौक नहीं है, ये जरूरत है। भारत के सामने दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ रिश्ते रखना आसान नहीं है और दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। ऐसे माहौल में कमजोरी शांति नहीं लाती बल्कि खतरे को न्योता देती है। फिर तीसरा सबक आत्मनिर्भरता का है। हथियारों के लिए, तकनीक के लिए, जरूरी सामान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। संकट के समय हर देश पहले अपना फायदा देखता है। इसीलिए भारत को अपने रक्षा उद्योग, मिसाइल क्षमता, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष ताकत ये सभी को लगातार मजबूत करना होगा। आत्मनिर्भरता कोई नारा नहीं है, ये मजबूरी है, मजबूरी। अब देखो, ये भी समझना जरूरी है कि आज की दुनिया असल में कैसे चल रही है। आज वैश्विक राजनीति नैतिकता से नहीं चलती, ये ताकत से चलती है। जिसके पास ताकत होगी उसी की बात सुनी जाएगी। वेनेजुएला इसका एक ताजा उदाहरण है। वहां संस्थान थे, कानून थे, अंतरराष्ट्रीय मंच भी थे, लेकिन खुद को बचाने की शक्ति नहीं थी। नतीजा सबके सामने है। यह सोच लेना कि कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था किसी देश को आकर बचा लेगी, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मानवाधिकार, लोकतंत्र, नियमों की बातें ये तभी तक की जाती हैं जब तक ताकतवर देशों के हित सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि जिस देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है उस देश के खनिज अमेरिका के हो जाते हैं। भारत के सामने विकल्प साफ साफ खड़ा है, या तो हमेशा प्रतिक्रिया देने वाला देश बने रहो या फिर पहल करने वाला देश बनो। प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि हर हमले के बाद ना एक बयान दे देना, कड़ी निंदा कर देना, हर सीमा उल्लंघन के बाद विरोध दर्ज करा देना, हर मंच पर सफाई देते रहना। भारत ये रास्ता लंबे समय तक देख चुका है और इसके नतीजों को भी झेल चुका है। पहल करने का मतलब है ये साफ कर देना कि भारत अब आसान निशाना नहीं है। आज दुनिया ताकत की भाषा समझती है। बड़े देश बिना झिझक अपने हितों के लिए कदम उठा रहे हैं और ऐसे माहौल में अगर भारत सिर्फ ऊंचे नैतिक मंच की उम्मीद में बैठा रहा तो नुकसान केवल भारत का होगा। भारत को किसी पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत को यह तय करना होगा कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा हो जो लंबे समय तक याद रखा जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, हिंद प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर आने वाले समय में ना चुनौती के बड़े क्षेत्र बन चुके हैं। मौका वही उठाएगा जो मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार होगा। भारत के पास आज क्षमता है, लेकिन अब हिचक को खत्म करना होगा। ये समय भाषणों का नहीं है, ये समय है डर पैदा करने की क्षमता को बनाने का। क्योंकि दुनिया में आपको तभी तक रिस्पेक्ट किया जाएगा जब तक आपके पास ताकत है। अब समय है बुद्ध का देश बनने के साथ साथ वक्त आने पर परशुराम का देश भी बनने का। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन इन तीनों के थ्रू कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।